स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री हमने कंप्लीट करा दी है, अब हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। उसमें चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है एक संसाधन है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो सभी संसाधन हैं। और मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव का यूज़ भी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जैसे डॉक्टर का यूज़ हम इलाज करवाने के लिए करते हैं, टीचर का यूज़ हम शिक्षा के लिए करते हैं। तो मानव भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों के प्रकार। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि इनमें जीवन है, जिंदा हैं ये सजीव हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सब जैव संसाधन हैं। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव हैं, ये निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, ये सभी अजैव संसाधन है, निर्जीव है, इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, जैव संसाधन जीवन जिनमें है और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है। और समाप्यता के आधार पर, अब समाप्यता के आधार पर सबसे पहले दो तरह के संसाधन हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि वो संसाधन जिन्हें द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है और द्वारा बनाया भी जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इनको द्वारा लाया जा सकता है वापसी, लेकिन इनके लिए भी थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, यानी कि इनको ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। अब आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये वो संसाधन हैं, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि इनके ख़त्म होने की संभावना है और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। जैसे ज़मीन से निकाला गया खनिज, कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय योग्य संसाधन हैं और ये समाप्त हो सकते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो खुद के संसाधन हैं, जैसे गांव के अंदर एक अमीर आदमी, उसकी खुद की भूमि है। शहरों में लोग भूखंड, हारों में अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि सब एक व्यक्ति को हो सकता है, यानी कि अपनी संपत्ति के खुद के मालिक, शहर और गांव में दोनों में, वो व्यक्तिगत संसाधन है, यानी कि उस पर खुद व्यक्ति का अधिकार है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जो समुदाय सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी कि उस तरह के संसाधन जो सभी सदस्यों के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं। जैसे नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। भाई हाँ, पार्क वगैरह, खेल के मैदान, पिकनिक वगैरह सब सबके लिए, वो किसी एक के लिए नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं, यानी कि तकनीकी टेक्नोलॉजी के तौर पर देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। सारे संसाधन जो भारत के या एक देश के अंदर पाए जाते हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जिस पर सहमति के बाद ही उनका प्रयोग किया जा सकता है, वरना कोई देश उनका यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। अब आता है हमारा संभावी संसाधन। ये वह संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि संभावना है कि आने वाले समय में इनका उपयोग किया जाएगा, और अगर उपयोग किया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उपयोग होगा। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, यानी कि विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सोलर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी कि राजस्थान और गुजरात में पवन चक्कियाँ और सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली बनाने के लिए,
लेकिन वहाँ पर अभी लगाए नहीं गए, यानी कि इतना विकसित नहीं किया गया है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसों की भी परेशानी होती है सरकार को, जिस वजह से वहाँ नहीं लगाए जाते, लेकिन वहाँ संभावना है। इन्हें कहते हैं संभावित संसाधन। विकसित संसाधन ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ये विकसित संसाधन है। यानी कि बिल्कुल तैयार है संसाधन, इनका उपयोग भी करने के लिए तैयार है बिल्कुल ये, और इनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित कर ली है कि इतनी इनकी गुणवत्ता है और इतनी मात्रा में ये यूज़ होंगे। ये बिल्कुल तैयार संसाधन है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो तकनीक की कमी की वजह से उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है और वो आज भी भंडार के रूप में जमा है बहुत ज़्यादा। बस उसका कैसे यूज़ करना है वो अभी हमें पता नहीं लगा है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। संचित कोष भी बिल्कुल भंडारण की तरह है, जिसका सही उपयोग करें, अगर हम तकनीकी ज्ञान लगाएं तो इनका भी उपयोग किया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, यानी कि इनका अभी उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, भविष्य में इनका उपयोग जरूर किया जाएगा। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, इनको बाद में यूज़ किया जा सकता है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, यानी कि कुदरत ने दिया है संसाधन। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास भी हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं और जिससे समाज दो हिस्सों में, यानी कि संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है समाज। संसाधन दो लोगों के हाथ में, दो वर्गों के हाथ में आ गया। एक अमीर वर्ग, जिनके पास संसाधन ज़्यादा वो अमीर वर्ग, जिनके पास संसाधन की कमी है वो गरीब वर्ग में बढ़ गया है। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, यानी कि पृथ्वी की दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। ओजोन परत अवक्षय, यानी कि ओजोन की परत का नुकसान हो रहा है। ओजोन एक लेयर होती है जो सूरज की रोशनी से हमारी पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, अब वो उसमें भी दरार आने लगी, यानी कि उसको भी नुकसान होने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल, इनसे निकलने वाले, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ आसमान में जमा हो जाते हैं और काली परत बना लेते हैं, जिस वजह से वातावरण एकदम अंधकार अंधकार सा लगता है, धुंधला धुंधला सा, और भूमि निम्नीकरण आदि, यानी कि मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास को अगर हम अच्छे से समझें तो पहले पढ़ लेते हैं। सतत पोषणीय अधिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी कि अगर हम ये कहें कि आज हमें संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं कि आज ही हम सारे संसाधनों का यूज़ कर लें और आज ही हम सारे संसाधनों को ख़त्म कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना छोड़ें। ये सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि हमें संसाधनों का इस तरह से यूज़ करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर ले। अब रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। यानी कि प्रथम सम्मेलन था और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये सम्मेलन हुआ था, 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे। इसमें पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र, जैविक विविधता मतलब जंगलों में होने वाली जो प्रजातियां उसमें कमी आ रही है, हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, यानी कि हमें ज़मीन पर रहते हुए
हमें सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। सतत पोषणीय विकास बार बार वही बता रहा हूँ कि आज हमें संसाधनों का इस तरह से यूज़ करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ा जा सके, बचाया जा सके, यानी कि उनका भी ख्याल रखना। और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी कि एक जिम्मेदारी ले कि लोगों के जीवन में कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे गरीबी और कैसे गरीबी को दूर किया जा सके, कैसे रोगों से निपटान किया जा सके। यानी कि पर्यावरण को तो फ़ायदा पहुंचाना ही है ऐसे सम्मेलन बनाकर, लेकिन गरीबी और रोगों से भी निपटान करना है। अब संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब हमें संसाधनों का जो यूज़ करना चाहिए वो योजना बनाकर करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को बिना योजना के करेंगे तो उस काम में ज़रूर हमें शर्मिंदगी होगी, यानी कि या तो काम गलत हो जाएगा या काम होगा ही नहीं। तो इसलिए संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों का भी अगर हम उपयोग या प्रयोग करें तो उसकी योजना बनाकर। अब कैसे? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। विवेकपूर्ण मतलब हमें संसाधनों का आराम से और तसल्लीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ के संसाधनों की प्रचुरता है, हमारे भारत में एक तरफ तो संसाधन भरपूर हैं पर दूसरी तरफ के संसाधनों में कमी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन विकास नहीं है वहाँ। और ऐसी राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की तो बहुत आता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है, वहाँ पानी नहीं है राजस्थान में। तो ऐसा नहीं है, भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कोई संसाधन ज़्यादा है किसी जगह पर तो किसी जगह पर वो संसाधन बिल्कुल भी कम है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, यानी कि समृद्ध होते हुए भी संसाधन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। अब है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण मतलब क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए? देखो भाई, संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो समस्याएं और परेशानियां तो पैदा होंगी, और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, यानी कि संरक्षण करना चाहिए। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मांगें तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये गांधी जी ने समझाया था, ये बात कही थी। अब भू संसाधन, आप सभी जानते हो भू संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि ज़मीन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भूमि एक सीमित संसाधन है, यानी कि भूमि एक लिमिटेड संसाधन है। अगर हम भूमि का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन भूमि ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो भूमि भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जैसे भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और द्वीप पाए जाते हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान है हमारे भारत के, यानी कि 100% अगर ज़मीन है तो 43% मैदानी इलाका है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, यानी कि पर्वत 30% फैले हुए हैं और पठारी हिस्सा लगभग 27% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। अब भू उपयोग कैसा है भाई? हम ज़मीन का उपयोग कैसे करते हैं? भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहले वन, यानी कि वन बने हुए, जंगल बने हुए। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। ये है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि के अलावा जो भूमि खाली पड़ी है, एक तो बंजर पड़ी है और एक गैर कृषि, यानी कि जिस पर कृषि नहीं होती, जैसे सड़क, इमारत, उद्योग, कारखाने ये बने हुए हैं। भाई ये तो ज़मीन पे तो यूज़ हो ही रहे हैं ना। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चरगा तथा अन्य गोचर भूमि, एक वो भूमि है जिस पर जानवर चराते हैं लोग, और विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं वो भी भूमि यूज़ हो रही है। और कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, उसे कहते हैं बंजर भूमि। अब प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई, उसे वर्तमान प्रति की भूमि कहते हैं। देखो, वर्तमान प्रति भूमि से कहते हैं जहाँ 1 साल से या उससे कम से खेती नहीं की गई है उस ज़मीन पर।
वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं? पुरातन प्रतिभूमि उसे कहते हैं जहां 1 से 5 साल से खेती ना की गई हो, 1 से लेकर 5 साल के बीच में खेती ना की गई हो, उसे पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वो है जहां एक साल में एक से अधिक खेतियों को उगाया जाता है, वो भी शुद्ध तरीके से। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भूमि का उपयोग का कैसा प्रारूप है? देखो, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 43% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी कि 43% ही बस यूज़ है। और स्थायी चरगाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जैसे जैसे चरगाहें बढ़ रही हैं तो भूमि कम हुई है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है बस। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी कि हमारे जो देश में वन हैं 33% एरिया वनों ने घेर रखा है। अब आते हैं, भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। भूमि का उपयोग दो तरह से हो रहा है, एक बंजर पड़ी भूमि और एक गैर कृषि। गैर कृषि मतलब जहाँ पर खेती के अलावा और चीज़ें हैं, जैसे सड़क और इमारत हो गई और कारखाने वगैरह बनते हैं, वो सब ज़मीन पे ही तो बने हुए हैं, लेकिन ये गैर कृषि प्रयोग में लाई गई भूमि है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्ती है, सड़क है, रेलवे लाइन है, उद्योग इत्यादि आदि आते हैं। ये वो ज़मीन है जो हमारी शहरीकरण में आई है। भाई, जब से शहर बने तो ये चीज़ें बनाना ज़रूरी भी है, सड़कें, रेल, उद्योग इत्यादि। इसमें जो यूज़ हो रही है भूमि वो गैर कृषि है। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय कैसे बचा सकते हैं भूमि को? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग जमीन से ही प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि दिन प्रतिदिन मिट्टी का यूज़ हो रहा है, मिट्टी बर्बाद भी हो रही है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। और इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है जो नुकसान पहुंचाई जा रही है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, दिन प्रतिदिन वनोन्मूलन है, वनों की कटाई, अति पशुचारण यानी कि पशुओं को ज़्यादा चराना, खनन ने भी भूमि और खुदाई ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, यानी कि ज़मीन को कम करने में। खनन के उपरांत खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी एक मिट्टी का नुकसान है। भाई, गड्ढे खोद के छोड़ दिए जाते हैं। अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ज़्यादा पशुचारण। और अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगर आप किसी भी ज़मीन को हद से ज़्यादा पानी दोगे तो भूमि बेकार हो जाएगी, जिससे मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा सिंचाई देना भी मिट्टी को सही नहीं है। अब आता है, औद्योगिक जल से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, यानी कि कारखानों से निकलने वाला पानी ज़मीन पे भी जाता है और पानी में भी जाता है, तो दोनों के लिए नुकसानदायक है। मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है और जो जल है उसको भी प्रदूषित करता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वन रोपण और चरगाह का उचित प्रबंधन, यानी कि हमें पेड़ बोने चाहिए और चरगाहों को लिमिट से या उनका मैनेजमेंट करना चाहिए कि इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, यानी कि चरगाहों को एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना एरिया उनके लिए है, सारा ना चरें। और बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, यानी कि अगर हम बंजर भूमि का भी सही से टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा उसको सिंचाई कर दें, सिंचित कर दें, तो उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। औद्योगिक जल की परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब मृदा संसाधन, मिट्टी, यानी कि देखो, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में ही, मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहला आता है जलोढ़ मृदा। भाई, जलोढ़ मृदा के बारे में जानते होगे आप, पहले भी, नहीं भी जानते तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, यह देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, यानी कि उत्तर का एरिया जितना भी भारत का वो सारा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी कि ये जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान हैं वो
हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उन नदियों के बहाव से बनी है ये जलोढ़ मिट्टी। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार की हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है, पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर क्या है? बांगर मृदा में कंकर और ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि बांगर मिट्टी थोड़ी सी कंकरीली है। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि वो कम कंकरीली है, उसमें कम कंकर है। अब जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, गन्ने, चावल, गेहूँ और चूना युक्त होती हैं। गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है, ये उपयुक्त मानी जाती है। अब आती है आपकी काली मिट्टी। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रैगर मृदाएं भी कहा जाता है। देखो ये काली होती हैं इसलिए इन्हें रैगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है, तो इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी कह देते हैं कभी कभी। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन पठार यानी कि बैसाल्ट के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, दक्कन पठारी इलाकों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, उनकी शैलों यानी कि उन चट्टानों से मिलकर बनी है काली मिट्टी। और इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है, यानी कि पानी बहुत जल्दी पीती है। गर्म और सूखे के मौसम में इन मिट्टियों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं पानी ना मिलने पर, और गीली होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है गीला होने पर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नमी पानी सोखती है। अब आती है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पाई जाती है दक्षिणी हिस्सों में, और इनका पीला रंग इसमें जल योजन की कारण होता है, यानी कि इनके अंदर पानी को दिखाना चाहता है। लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, जिसका पीएच मान 6.0 होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी खट्टी होती है मिट्टी, और यह अधिकतर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रदेशों में पाई जाती है। केरल की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, यानी कि केरल के अंदर लाल कलर की लैटराइट मृदा है और उस पर काजू की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा तो सभी जानते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है, इतनी खट्टी ये मिट्टी होती है। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगर इस मिट्टी को सही से सिंचाई दी जाए या सिंचाई की जाए तो कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब आती है वन मृदा। वन मृदा क्या है? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। जहां वर्षा वन उपलब्ध हैं वहां पाई जाती है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी की घाटियों में जब ये बारिश के साथ बहकर आती हैं तो इनका ये नाम होता है दोमट और सिल्टदार। अब आता है मृदा अपर्दन और संरक्षण। भाई मृदा अपर्दन मतलब मृदा को जो नुकसान हो रहा है वो क्या क्या नुकसान हो रहा है, और संरक्षण मतलब इसका कैसे बचाव किया जा सकता है। मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, यानी कि मिट्टी का कट कर बह जाना या बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ निकल जाना। मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, जैसे इंसानों ने जंगलों को सफ़ा करना शुरू करा है, अति पशुचारण, निर्माण और उत्खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, मिट्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। कुछ कुदरत से भी तो मिट्टी खराब होती है, कुदरत की नुकसान जैसे पवन का चलना, तेज़ हवाओं का चलना, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। जल जो है वो भी मृदा अपर्दन करते हैं, ठीक है। अब आता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा डालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है, यानी कि पवन जब अपने साथ मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है उसे पवन अपर्दन कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है, इसलिए पवन अपने साथ मिट्टी ना उड़ाकर ले जाएं, इसलिए पेड़ों को लाइन तारी से लगाया जाता है रक्षक के रूप में, ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट था। अब दूसरे चैप्टर जल्दी आने वाला है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। धन्यवाद।